हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल पे। आइए आज मिलते हैं एक कहानी में। तो यह कहानी सिर्फ हमने मनोरंजन के लिए बनाई है, इससे वास्तविकता का कोई लेन देन नहीं है। यह एक काल्पनिक कहानी है। मेरा नाम रूपाली है। मैं एक लॉयर हूँ। एक लेडी इंस्पेक्टर वंदिता जो मेरी दोस्त है, मैं उससे मिलने कोर्ट के बाद दूसरे तीसरे दिन पुलिस स्टेशन चली जाती थी। एक दिन मैं वंदिता के पास बैठी हुई थी, तभी अचानक मैंने देखा कि एक जवान लड़का लगभग 19 से 20 साल की लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर आया था। मैंने देखा वह लड़का बहुत गुस्से में लग रहा था। उसके चेहरे पर बड़े अजीब से एक्सप्रेशन थे। उसे देखते हैं मैं डर गई थी। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियों को देखा। जेल में आते हुए देखा था, थाने में बंद होते हुए भी देखा था, और बाइज्जत रिहा होते हुए भी देखा था, और उन्हें सज़ा पाते हुए भी देख लिया था। लेकिन इतनी कम उम्र की लड़की को मैंने आरोपी के रूप में पहली बार देखा था। कि इस लड़की मुश्किल से 18 या 19 साल की उम्र की होगी। यह लड़का जो पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर आ रहा था, मुझे लगा कि शायद वह इसका बॉयफ्रेंड या फ्रेंड होगा। पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होते ही इस लड़के का बिहेवियर बदल गया था और वह चिल्लाते हुए कहने लगा, मैडम, मैं इस लड़की के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए लाया हूँ। इस लड़की को अरेस्ट कर लो। मुझे इस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा है। इसने मेरी बहन को तो फंसा दिया है, इसलिए मेरी बहन को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा दिया है। मैं हैरान रह गई कि यह इतनी कम उम्र की लड़की इस जवान लड़के का क्या बिगाड़ सकती है। बल्कि लड़की ज़रूर लड़के की शिकायत कर सकती है। एक जवान लड़की को वह लड़का जेल में बंद करवाने के लिए लाया था। जबकि मैं सोच में पड़ गई थी कि जवान लड़का जिसकी वजह से जिसको तुम खरीदते हुए यहाँ पे लेकर आए हो, और वह तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इस जवान लड़की को इस तरह से पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आओ। तुम्हें पुलिस को कॉल करके वारदात के मौके पर बुलाना चाहिए था। हम लोग को इस लड़की को अरेस्ट करके यहाँ लेकर आते। बताओ क्या परेशानी है। यह सुनकर लड़का गुस्से में चेयर पर बैठ गया और कहने लगा, शायद आपको मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं इस इलाके के एमएलए का बेटा हूँ। यहाँ की सारी पुलिस मेरे पापा के इशारे पर चलती है। मैं यहाँ पर इस लड़की को इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं कानून की इज्जत करता हूँ। वंदिता तब कहने लगी, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आप कानून की इज्जत करते हो तो तुम्हें इस लड़की को जेल में बंद करने के लिए क्या किया है, मुझे यह सब कुछ बताना पड़ेगा। बेवजह यह फिर आपके कहने पर मैं इसे यहाँ पर बंद नहीं कर सकती। वंदिता की बात सुनकर लड़का ज़रा ठंडा हो गया। ये लड़की के साथ क्या गलत कर सकती है? मेरी फ्रेंड वंदिता ने कहा, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं जो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो। तसल्ली से बैठो और रिपोर्ट दर्ज करवाओ। डिटेल से सारी बात बताओ। मैं वही पुलिस स्टेशन में मौजूद थी और कहने लगी, यह लड़की मेरी बहन की फ्रेंड है। इस लड़की ने मेरी बहन की बहुत सारी मुसीबतों में फंसा दिया है। मेरी बहन सिर्फ 17 साल की है। इतने कम उम्र में इस लड़की ने मेरी बहन को गलत संगत में डाल दिया। आप इसको रिमांड पर लो और इसे खुद ही बात करो। इसने सब कुछ क्यों किया यह खुद सब कबूल कर देगी, और मैं आपको छोटी से छोटी बात बताता फिरूं, और ना ही मैं अपनी बहन के बारे में कोई भी ज़्यादा बातचीत करना चाहता हूं। इस लड़की ने सिर्फ मेरी बहन को नहीं नुकसान पहुंचाया है, बल्कि ना जाने कितनी सारी लड़कियों को नुकसान पहुंचाया है। और इस लड़की के जैसे बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो ऐसे गलत काम कर रही हैं। इन लोगों का पूरा ग्रुप बना हुआ है और इनकी वजह से बहुत सारी लड़कियां मुसीबत में फंसी हुई हैं। कई लड़कियों ने तो सुसाइड कर चुकी हैं। सारी लड़कियों का मर्डर है। यह लड़की इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है कि दूसरी लड़कियों को भी अपनी तरह बना रही है।
इसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंच रहा है और इस लड़की की वजह से काफ़ी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होती रही है। और यह लड़की कितने गलत काम कर रही है और आज तक यह लड़की पकड़ी नहीं गई। इसको मैं ही यहाँ लेकर आया हूँ ताकि इसकी सच्चाई सब लोगों के सामने आ जाए, ला सकूं। मैडम, मैं शहर के एमएलए का बेटा हूं। मैं चाहता हूं कि इस लड़की को अरेस्ट करवा सकूं और सज़ा दिलवा सकूं, लेकिन पकड़ी नहीं गई। इसको मैं यहाँ लेकर आया हूं ताकि इसकी सच्चाई लोगों के सामने ला सकूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस लड़की की सच्चाई जब खुलकर लोगों के सामने आ जाएगी तो लोग लड़की से दूरी बना लेंगे और दूरी बनाकर रखेंगे। इस लड़की का जुर्म इतना बड़ा है कि इस कानूनी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं कल ही जाकर कचहरी में एक वकील करूंगा और इस लड़की की कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा कर रहूँगा। वंदिता कहने लगी, सुनिए, लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। इतने सालों से न जाने मैंने कितनी सारी लड़कियों को अरेस्ट किया, लेकिन इस लड़की की शक्ल से लग रहा है कि इसने कोई जुर्म नहीं किया है। हर आरोपी अरेस्ट होकर पुलिस स्टेशन आता है तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। लेकिन इस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह बड़ी खामोश बिहेवियर की है कि लड़की है, कुछ किया ही नहीं। आपको एक बार फिर सोच लेना चाहिए कि आप कहीं किसी गलत लड़की को तो उठा कर नहीं ले आए। फिलहाल आपके कहने पर मुताबिक मैं बिना फिर यही इसको अरेस्ट कर लेती हूँ। और अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि यह वही लड़की है जिसने गलती की है तो फिर आप आराम से इस लड़की के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा लेना। वंदिता ने उस लड़के को वहाँ से इसलिए भेज दिया क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था और फिर वह एक एमएलए का बेटा था, इसलिए वंदिता की नौकरी भी खतरे में जा सकती थी। क्योंकि इंसान गुस्से में कभी भी कोई सही फैसला नहीं कर पाता, इसलिए वंदिता उसे लड़के से कोई बहस नहीं करना चाहती थी। लड़की को जेल में बंद कर दिया था। जब वह लड़का वहाँ से चला गया तो वंदिता मेरी तरफ देखकर कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है रूपाली कि इस लड़की ने कोई गलती हो सकती है? अगर इस लड़की की कोई गलती है तो ज़रूर अपनी सफाई में उस लड़के के सामने कुछ तो कहती, मगर यह तो बड़ी खामोश लग रही है। मैं भी वंदिता से यही कहा कि मुझे भी यह लड़की बहुत खामोश लग रही है। मुझे नहीं लगता कि इस लड़की की कोई गलती हो सकती है। इस लड़की के चेहरे पर इतनी मासूमियत और भोलापन था कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसी लड़की जेल में भी आ सकती है। मैंने वंदिता से कहा कि मैं इस लड़की से बात करूंगी। इस लड़की के कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो, उसके बाद ही शायद यह लड़की कुछ बता सकती है। इस लड़की के साथ कोई सख्ती वाली बात मत करना। यह सुनकर वंदिता भी राजी हो गई। मैंने कहा, पहले इस लड़की को कुछ खिलाओ पिलाओ, उसके बाद में इसे बात करने जाती हूँ। अगर इसका केस मुझे कुछ ठीक लगा तो फिर मैं इसका केस लड़ूंगी। उस लड़की को जेल में खाना और पानी भिजवाया गया, लेकिन उस लड़की ने कुछ भी नहीं खाया। लेडी कांस्टेबल ने बताया कि मैडम, लड़की बहुत डरी हुई है, खाना भी नहीं खा रही है और थाली उसके पास रख दी है, खुद ही खा लेगी। मैंने वंदिता से कहा, क्या मैं उससे कुछ देर बात कर सकती हूँ? उसने मुझे लड़की से मिलने का परमिशन दे दिया और मैं उसके जेल के अंदर चली गई। मैंने देखा कि वह लड़की बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि जैसे पुलिस स्टेशन के अंदर उसे मारा पीटा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने उस लड़की को बहुत प्यार से बात की और उसे समझाने की पूरी कोशिश की। उससे पूछा कि जो कुछ भी बात है हमें साफ साफ बता दो। मैंने कहा कि मेरा नाम रूपाली है और मैं एक वकील हूँ, तुम मुझे सब कुछ बता दो। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी और यकीन मानो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगी।
और अगर तुमने सच में कुछ गलत किया है तो भी मुझे बता दो। मैं अपनी दोस्त से बात करके तुम्हारी सज़ा कम करवा दूंगी। ऐसा मैं तुम्हारे साथ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत मासूम लग रही हो। मेरी नज़र में तुम आरोपी नहीं हो। मैं बहुत सारे गलत काम करने वाले लोगों को देखा है। मैं लोगों का चेहरा देखकर ही उन्हें पहचान जाती हूँ। उस लड़की ने जिस तरह से बात करना स्टार्ट किया उस हिसाब से लग रहा था कि यह लड़की बहुत पढ़ी लिखी है और अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। मैंने कहा, आप मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि वह लड़का तुम्हें यहाँ पर क्यों पकड़ के लाया था। तुमने उसकी बहन के साथ क्या किया है? क्या तुमसे कोई गलती हुई है? देखो, जैसे भी बात है मुझे बता दो। गलती है तो इंसान से ही होती है। अगर तुम शांति से रहोगी तो मैं तुम्हारा केस कैसे लड़ पाऊंगी? वह लड़का भी कर गया है कि वह अपनी साइड से वकील लेकर आएगा और तुम पर केस करेगा। और तुम तो जानती हो कि वह एक एमएलए का बेटा है, इसलिए उसका वकील बहुत दमदार होगा क्योंकि उसे उसकी सारी कहानी पता है। मुझे कुछ नहीं पता होगा। जब अदालत में पड़ जाएंगे और किसी को भी तुम्हारी तरफ से पूरी बात पता नहीं होगी तो तुम कमज़ोर पड़ जाओगी और कोई तुम्हारे खिलाफ केस नहीं लड़ पाएगा। उसके बाद तुम्हें सज़ा हो जाएगी। तुम्हारे पेरेंट्स भी परेशान हो जाएंगे। तुम कम से कम अपना ना सही अपने पेरेंट्स का ख्याल करो, जिसकी वजह से तुम आज इतनी बड़ी हो। मेरी बात सुनकर उस लड़की को रोना आ गया। वह रोती रोती उसकी आवाज़ खामोश हो गई और थोड़ी देर खामोश होने के बाद वह कहने लगी, मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे फंसाया गया है। मैंने कहा, मैं तुमसे वही सच तो पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ यह सब कुछ क्यों और कैसे हुआ और तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें वह लड़का लेकर क्यों आया? उस लड़की ने कहा कि मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मुझे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और गलती मैंने जानबूझकर नहीं की कि मेरी गलती के पीछे एक राज छुपा हुआ है, लेकिन मेरी यह सब कुछ बताने की हिम्मत नहीं हो रही है। अगर मैंने आपको सब कुछ बता दिया तो वह लोग मेरे माता पिता को जान से मार देंगे, मेरे माता पिता की जान ले लेंगे। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। मेरा उनके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मेरे माता पिता नहीं रहे तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं उस लड़की की बात सुनकर हैरान रह गई। वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और कोई बात बताने को तैयार नहीं थी। वह लड़की कहने लगी, आप मेरा केस मत लड़ो। मैं सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। मुझे जो भी सज़ा दी जाएगी मैं खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लूँगी, लेकिन मैं अपने माता पिता को कुछ नहीं होने देना चाहती। मैं हर तरह से लड़की को समझाने की कोशिश की और कहा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं एक अच्छी वकील हूँ। मैं ना जाने कितने सारे लोगों को इंसाफ दिलवाया है। मैं तुम्हारा भी साथ दूँगी और तुम्हें इंसाफ दिलवा कर रहूँगी। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पेरेंट्स को कुछ नहीं होगा। मैं पुलिस का सहारा लेकर तुम्हारे पेरेंट्स को सेफ जगह पर पहुँचा दूँगी। यहाँ उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वह लड़की इतनी पर भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हुई। फिर वह कहने लगी, अगर आप पुलिस की मदद लेकर पता लगाना चाहती हो तो मैं आपको तरीका बता दूंगी, लेकिन मेरी बात याद रखना, मेरे माता पिता को कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अगर उन लोगों को पता चल गया कि यह तरीका उन लोगों तक पहुंचने का मैंने बताया है तो वह लोग मेरे माता पिता को मार देंगे और अगर मेरे माता पिता जिंदा नहीं रहे तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैडम जी, आपकी मेहरबानी होगी। अगर आप बहुत अच्छी हो, मुझे जाने बिना ही मेरे साथ देने के लिए तैयार हो रही हो। मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी। वह लड़की रोते रोते मेरे गले लग गई और मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगी। मैं खुद ही सच्चाई का पता लगा लूँगी। बस तुम मुझे बता दो कि अगर मैं कुछ सच तक पहुंचना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा। उस लड़की ने मुझसे मेरा मोबाइल मांगा।
वह इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि ढंग से बात भी नहीं कर पा रही थी और उस एमएलए के बेटे ने बुरी तरह से डरा दिया था। मैंने उसे मोबाइल दिया। उसने मेरे मोबाइल पर एक मैसेज टाइप किया और टाइपिंग करने के बाद उसने मुझे दे दिया। मैंने जब वह मैसेज पढ़ा तो उसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था। मैं जब उस लड़की की तरफ देखा तो उसने मुझे कहा, आप इस एड्रेस पर कभी भी किसी भी टाइम चली जाना, वह बड़ी होशियारी के साथ भी जाना। उसने कहा कि इस एड्रेस पर जाने के बाद आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मैंने उस एड्रेस का स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। वह एड्रेस मुंबई के फेमस सिनेमा हॉल का था। मैसेज में सिनेमा हॉल का नाम, एड्रेस, हॉल नंबर, सीट नंबर सब कुछ लिखा हुआ था। मैंने मैसेज में सिनेमा हॉल का नाम, एड्रेस, सीट नंबर सब कुछ लिखा हुआ। मैंने दोबारा से देखा, अपना मोबाइल देखा तो उसने सारी डिटेल ठीक लिखी थी, लेकिन कोई भी बात अपने मुंह से नहीं बताई थी, जबकि वह मेरे सामने ही खड़ी हुई थी। उसने मुझे यही बताया कि तुम जाकर सिनेमा हॉल में मूवी देखना, वहाँ जाने के बाद तुम्हारी सारी सच्चाई खुद ब खुद सामने चली आएगी। मैं जेल से बाहर जाकर इंस्पेक्टर वंदिता को सब कुछ बता दिया और उसने कहा कि इस बारे में किसी को कुछ मत ना पता चले। हम लोग अगले 2 दिन के बाद सिनेमा हॉल जाकर मूवी देखेंगे। वहाँ जाकर पता लगाएंगे कि वहाँ पर ऐसा क्या गलत काम हो रहा है। वंदिता भी कहने लगी कि अगर कोई गड़बड़ है तो हमें यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। वंदिता का कहना था कि मैं वहाँ पर मूवी देखने के लिए अपनी टीम के साथ तो नहीं जा सकती और ना अपनी पुलिस वाली वर्दी में जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे देखकर कोई भी इंसान अच्छी तरह से जान लेगा। इसलिए हमें सादे कपड़ों में जाना चाहिए ताकि हम आम जनता में आसानी से मिल जाएं। मैं वंदिता से कहा कि फ़िलहाल तुम लड़की के उस लड़के से बिल्कुल दूर रखना। उसे कोई भी बहाना बना दो और कहो कि हम 1 हफ्ते तक इस लड़की को रिमांड में लेंगे। इसके बाद अपनी एफआईआर दर्ज करेंगे। ज़रूर यह खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लेगी और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इस लड़की का केस लड़ना चाहती हूँ और मैं एक वकील हूँ। वंदिता ने मेरी बात मान ली। अगले दिन फिर से वह लड़का बड़े गुस्से के साथ आया और आकर बैठ गया और मेरी पुलिस वाली दोस्त को धमकाने लगा, तुमने इस लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया ताकि मैं वकील को लेकर इस पर केस कर सकूं। मेरी दोस्त ने उसे बहुत रिक्वेस्ट की कि हमें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दे दो। हम 1 हफ्ते के लिए इसके खिलाफ सारी इन्फॉर्मेशन पूरी निकाल लेंगे और लड़की को रिमांड पर भी रख लेंगे। तब तक अगर आप सब्र कर लोगे तो शायद हमें सच्चाई का पता जल्दी ही चल जाएगा और हम इस केस को जल्दी से जल्दी हैंडल कर लेंगे। मेरी दोस्त ने कहा कि हम आरोपी से अच्छी तरह से राज उगलवाना जानते हैं। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। आपका काम जल्दी ही हल हो जाएगा। बस आप हमें 1 हफ्ते का टाइम दे दो। वह लड़का समझदार लगता था। मेरे दोस्त की बात सुनकर खामोश हो गया और कहने लगा, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन पूरे 1 हफ्ते बाद अगर तुमने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर मैं अपनी ताकत के अकॉर्डिंग खुद एक्शन लूँगा और फिर तुम यह सोच लेना कि तुम्हारी नौकरी को भी खतरा हो सकता है। तुम नहीं जानती कि मेरे पिता की कितनी ऊपर तक पहुँच है। मेरी दोस्त ने उसे रिलैक्स करके पुलिस स्टेशन से भेज दिया। वह तो चला गया। अब हमें अगले दिन मुंबई शहर के फेमस सिनेमा हॉल में जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी थी, जिसका एड्रेस तो उस लड़की ने मुझे मैसेज पर लिख कर दे दिया था। अगले दिन मैं भगवान से प्रार्थना करके हम लोग अपने मिशन में कामयाबी मिले। मैं जल्दी से अपने घर गई और मैंने उस लड़की के लिए एक फ़ाइल तैयार की और उसके केस पर फोकस करने के लिए
घर से निकल पड़ी थी। मैं घर से नॉर्मल कपड़ों में ही निकली थी और वंदिता इसी तरह के गेटअप में निकले थे जैसे हम फ्रेंड्स आपस में मिलकर मूवी देखने जा रहे हैं। गेटअप से हम दोनों लड़कियां अमीर फैमिली से लग रही थीं। वंदिता ने भी अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी और हमने भी अपनी एक्टिंग पर फोकस किया था कि हमें बिल्कुल ऐसा बिहेव करना था कि वंदिता पुलिस इंस्पेक्टर है। मेरे दोस्त अपनी पहचान छुपा नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैंने उसको समझा दिया था कि फ़िलहाल हम दोनों सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए गए थे। और फाइनली हम सिनेमा हॉल पहुंच चुके थे, लेकिन शायद जो सिनेमा हॉल में हमें जाना था वह नॉर्मल सिनेमा हॉल नहीं था। इसलिए हम दोनों ऑटो किए और ऑटो वाले को सिनेमा हॉल का एड्रेस बताया तो वह एड्रेस के बारे में सुनकर हमारी तरफ हैरानी से देखने लगा। वह कहने लगा, मैडम आपको पक्का यकीन है कि आपको यहीं सिनेमा हॉल में जाना है? आज तो सैटरडे का दिन है और हर सैटरडे के दिन इस सिनेमा हॉल में कोई मूवी नहीं लगी होती। यह बात सुनकर वंदिता मेरी तरफ और मैं वंदिता की चेहरे की तरफ घूर घूर कर देखने लगी। आखिरकार यह ऑटो वाला कैसे बातें कर रहा है? हम इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर उस लड़की ने हमें सिनेमा हॉल का एड्रेस दिया है और हमसे कहा था कि एक दिन छोड़कर आप वहाँ चली जाना, तो ज़रूर हमसे कोई न कोई तो रीज़न है। फ़िलहाल उस सिनेमा हॉल में मूवी लगी हुई थी या नहीं, यह तो हमें वहां जाकर ही पता करना था। फिर भी वह ऑटो वाले से जिद करके सिनेमा हॉल तक हम पहुंच चुके थे। वहां जाकर हमने देखा तो सच में सिनेमा हॉल बंद था और वहां पर खामोशी ही खामोशी थी। लेकिन जब हम आगे की तरफ बढ़े तो वहां पर एक छोटा सा गेट खुला हुआ था। उस गेट के अंदर चले गए तो अंदर की तरफ थोड़ी सी जगह में रोशनी हो रही थी, बाकी चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। हम उस रोशनी की तरफ ही चले गए। अंदर जाने के बाद हमने ध्यान दिया तो देखा कि वहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद थे और वहाँ पर पिक्चर भी चल रही थी। लेकिन बाहर से देखने पर सिनेमा हॉल बंद लग रहा था और अंदर आने के बाद तीनों साइड पर अंधेरा छाया हुआ था, जबकि एक साइड पर रोशनी थी। और उसके अंदर जो रास्ता जा रहा था, तीनों साइडों पर अंधेरा छाया हुआ था, जबकि एक साइड पर रोशनी थी। और उसके अंदर जो रास्ता जा रहा था, जबकि एक साइड पर रोशनी थी और उसके अंदर जो रास्ता जा रहा था वहाँ पर मूवी चल रही थी। फ़िलहाल हम तो अंदर बढ़ गए। देखा तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा था और उसने हमें टिकट दी। हम मूवी का नाम जान भी नहीं रहे थे, पर उसे देखने के लिए सीट पर बैठ गए। हमने देखा कि यहाँ पर सारे लड़कियां मूवी देख रहे हैं और उन लड़की की उम्र भी काफ़ी कम थी। तभी अचानक जिस लड़के ने हमें टिकट दिया था वह लड़का हमारे पास आया और कहने लगा कि मैडम आपको पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक तो नहीं चाहिए? मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ देखा और उस लड़के से कहा कि 2 कोल्ड ड्रिंक और 1 पॉपकॉर्न ले आओ। वह लड़का वहाँ से हमारे लिए पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चला गया। लेकिन हमने गौर किया कि वह वहाँ पर जो बैठे हुए थे उनमें से कोई भी पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे थे। तो फिर यह लड़का हमसे ही पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक के लिए बातें क्यों कर रहा है? फ़िलहाल वह लड़का थोड़ी देर बाद जब ट्रे में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर आया, तभी अचानक उसके हाथ हिल गया और छूट गई ट्रे। कोल्ड ड्रिंक गिरकर मेरी वंदिता की ड्रेस पर आ गई। वंदिता ने उस लड़के पर चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगी, यह क्या हरकत है? देखकर काम नहीं कर सकते? मैं वंदिता को खामोश करने का इशारा किया। वह लड़का हम दोनों को देखकर सॉरी कहने लगा। आई एम सॉरी मैडम, मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक की ट्रे छूट जाएगी। आप एक काम कीजिए, आप लोग वॉशरूम में जाकर कोल्ड ड्रिंक साफ़ कर लीजिए। और वंदिता ने अपनी कोल्ड ड्रिंक साफ़ कर ली थी क्योंकि उसके कपड़ों पर कम कोल्ड ड्रिंक आई थी, जब मेरे कपड़े पे पूरी तरह से भीग गए थे। लेकिन वह
लड़का बार बार यही कह रहा था कि आप वॉशरूम में अब जाकर अपना ड्रेस साफ कर लो, और वंदिता थी कि खामोश होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उसके अंदर की लेडी पुलिस इंस्पेक्टर बार बार बाहर निकल कर आ रही थी। मैंने वंदिता से कहा, प्लीज़ शांत हो जाओ, और उसका रिएक्शन बदल गया और मेरी तरफ देखकर कहने लगा, जी आप वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े साफ कर लेंगी तो आपको काफ़ी बाकी मूवी देखने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ कि आप के कपड़े ख़राब कर दिए। उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। वह बहुत खुश नज़र आ रहा था। मैं उठकर खड़ी हुई तो वह लड़का मेरे पीछे पीछे आया और कहने लगा, मैडम यहाँ पर तो वॉशरूम नहीं है, आपको वॉशरूम जाने के लिए ऊपर की तरफ जाना होगा। मैं लिफ्ट से होती हुई ऊपर की तरफ आ गई। ऊपर आते ही चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन मेरे 2-3 कदम आगे बढ़ते ही ऊपर की लाइटें जल गई थीं और चारों तरफ रोशनी हो गई थी। उसके बाद मैं वॉशरूम की तरफ चली गई। मैं वंदिता को छोड़कर अकेले ही वॉशरूम की तरफ आई थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जब मैं वॉशरूम के गेट के तक आई तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मैंने पीछे पलट कर देखा तो कोई नहीं था। यहाँ आकर मुझे तो कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मुझे लगा कि कहीं उस लड़के ने जानबूझकर तो मेरे ऊपर कोल्ड ड्रिंक नहीं गिरा दिया, लेकिन मैंने ऐसे रिएक्ट नहीं किया जैसे मुझे डर लग रहा है। मैं तो नॉर्मल तरीके से वॉशरूम के अंदर जाने लगी। वहाँ पर काफ़ी सारे वॉशरूम बने हुए थे, फीमेल अलग और मेल अलग। मैं फीमेल वाले वॉशरूम की तरफ जाने लगी। नॉर्मल वॉशरूम में फीमेल और मेल दोनों अलग अलग जगहों पर बने हुए होते हैं। उसके दरवाजे भी बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ का वॉशरूम अच्छे क्वालिटी में बना हुआ था। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे यह सिनेमा हॉल का वॉशरूम है। वॉशरूम वाली लाइट की रोशनी का इंतज़ाम भी अच्छा था, जबकि नीचे चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मुझे लगा शायद इसलिए यहाँ होता होगा क्योंकि कुछ लोग छुट्टी वाले दिन अपने कुछ स्पेशल लोगों के साथ मूवी देखने के लिए स्पेशल टिकट बुक करवाते होंगे। शायद सैटरडे के दिन सिर्फ इन स्पेशल टिकट वाले लोगों की बुकिंग होती होगी और इसी वजह से सिर्फ एक थिएटर पर मूवी चलाई जाती है और बाकी चारों तरफ से हर चीज़ बंद कर दी जाती होगी। मैं वॉशरूम के अंदर गई तो सामने ही शीशा लगा हुआ था, जबकि अंदर जाते ही मैं यह देखकर हैरान रह गई कि वॉशरूम छोटा नहीं बल्कि कमरे के तरह बना हुआ था और नॉर्मल वॉशरूम से भी साइज में काफ़ी बड़ा था और इनमें काफ़ी सारी अच्छी डेकोरेशन भी की गई थी। जबकि ज़्यादातर हर जगह पे वॉशरूम नॉर्मल होते ही हैं, उनमें सिर्फ वॉशरूम सीट और पानी का सिस्टम दिया जाता है, लेकिन इस वॉशरूम के अंदर तो लाइटिंग का बंदोबस्त अच्छा था। यहाँ पर आने के बाद मुझे कुछ शक होने लगा, लेकिन मैं खामोश रही। मैं पानी से अपनी ड्रेस को साफ़ करने लगी, जबकि मैं वॉशरूम में आई थी इसलिए मुझे वॉशरूम यूज करना था, लेकिन इसमें मैं ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे मुझे सच में वॉशरूम यूज नहीं करना है। लेकिन तभी अचानक मेरी नज़र एक कोने पर पड़ गई जहाँ पर एक तार जा रहा था। मैं जब उस तार को गौर से देखने लगी तो मैं समझ गई कि इस वॉशरूम में कहीं ना कहीं कैमरा ज़रूर लगा हुआ है। जब इस तरह का तार सिर्फ कैमरे को लगाने के लिए यूज किया जाता है, मुझे लगा कि ज़रूर इस वॉशरूम में कहीं ना कहीं कैमरा भी लगा होगा। इसलिए मैं वहाँ पर खड़ी हुई और एक्ट करने लगी और एक्टिंग करते हुए चारों तरफ नज़र दौड़ाने लगी ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो कि मैं कैमरे की तलाश कर रही हूँ। तभी अचानक मुझे एक दीवार पर छोटा सा छेद दिखाई दिया जहाँ पर बारीक सी लाइट जल रही थी। मेरे पेरेंट्स बचपन से ही मेरे सातिर नज़र की तारीफ़ किया करते थे। मेरे पेरेंट्स का कहना था कि तुम्हारी नज़र का तो कोई जवाब नहीं, तुम्हारी नज़र चील की नज़र है जो बारीक से बारीक चीज़ को भी ढूंढ सकती है। मुझे उस बारीक से
मुझे उस बारीक सी छेद में कैमरा दिखाई दे गया। मैंने उस कैमरे की तरफ देखा, उस पर अपने पर्स में से निकाल के हैंकी इस तरह से रख दिया जैसे कि मुझे पता ना हो। इसके साथ ही वहाँ पर एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था, जो भी वॉशरूम में कपड़े चेंज करता या वॉशरूम सीट को इस्तेमाल करता, वह खुद को शीशे में देखने के साथ साथ अपना वीडियो भी बनवाता रहता। यह बड़े ही खतरनाक बात थी कि यहाँ पर लड़कियों की पर्सनल वीडियो बनाई जाती थी। यह सब कुछ मेरे लिए बहुत ही अजीब था। फिलहाल मैं अभी वहीं पर खड़ी हुई चारों तरफ वॉशरूम के इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तभी अचानक मेरी नज़र एक चटकी हुई दीवार पे किनारे पर पड़ी। मैंने देखा कि वहाँ पर भी कुछ बारीक छोटे छोटे से कैमरे लगे थे। मैं हैरान रह गई कि ना जाने यहाँ पर कितने सारे कैमरे लगाए गए थे। मैं जल्दी से उस कैमरे पे अपने पर्स से निकाल के च्युइंगम चिपका दी। मैं डर रही थी कि यहाँ पर कोई और सिगरेट कैमरा ना लगा हुआ हो, क्योंकि मेरी नज़र तेज़ थी। इस वजह से मुझे यहाँ कैमरे नज़र आ गए थे। बाकी ना जाने यहाँ कितनी ऐसी लड़कियाँ थीं जो अपनी वीडियो बनवा कर जा चुकी थीं, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि वहाँ पर इन कैमरे के अलावा और कोई कहीं कैमरा मौजूद नहीं था। यह कैमरा जानबूझकर यहाँ पे लगाए गए थे ताकि अंदर खड़े हुए इंसान की अच्छी तरह से वीडियो बन जाए। और यहाँ पर रोशनी का सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इसलिए किया गया था कि हर लड़की की क्लियर वीडियो बने और उसे कुछ पता भी ना चले। मैंने फ़ौरन वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। मैं वैसे ही नॉर्मल बिहेव कर रही थी जिस तरह अंदर गई थी, लेकिन जबकि मैं बाहर मौजूद दरिंदों को यह बात पता नहीं चल सकती थी कि कैमरे पर पर्दा पड़ जाने की वजह से उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, लेकिन उसका इरादा यही था कि अंदर मौजूद इंसान की वीडियो अच्छी तरह से बन गई होगी। फिर हम लोग उनकी वीडियो वायरल करने की धमकी देंगे और उनको डराएंगे, धमकाएंगे। मगर मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि 2-3 लड़के और लड़कियां बाहर खड़े हुए थे। उनका रिएक्शन ऐसा था जैसे वह मेरे वॉशरूम से बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे होंगे। मैंने देखा कि बाहर वंदिता भी खड़ी हुई थी। वंदिता ने आँखों में मुझे भी इशारा किया और मेरी आँखों में कॉन्फिडेंस देखकर वह बाहर मौजूद खड़े लड़के और लड़कियां खामोश रह गए। और फिर वंदिता भी उन लोगों के साथ बाहर खड़ी थी। वह लोगों की तरफ किस तरह से शेरनी की तरह घूर रही थी। उन लोगों को जब मेरी तरफ देखा तो उन्होंने लगने लगा कि शायद जैसे मैं उनकी बातों में आ जाऊंगी। और उनके बाद इन लोगों ने अपनी असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। यह तो बात इन लोगों को अच्छी तरह से पता थी कि मैं वंदिता एक दूसरे के साथ मूवी देखने आए हैं और वह वॉशरूम के बाहर खड़ी हुई मेरा इंतज़ार कर रही थी। वहाँ पर 2 लड़कियाँ और 3 लड़के मौजूद थे। उन दोनों लड़कियों ने हमारे हाथ पकड़ लिए और उन तीनों लड़कों ने हमें गोल घेरा बनाकर घेर लिया। उनमें से एक लड़की कहने लगी, जल्दी से अपने मोबाइल नंबर बताओ। वंदिता ने पूछा कि मोबाइल नंबर क्यों बताएं, हमने क्या किया है? तो वह लड़की कहने लगी, जितना कहा जा रहा है सिर्फ उतना ही करो। मैंने कहा, हम मोबाइल नंबर नहीं बताएंगे। तभी अचानक एक लड़के ने मेरे पेट पर चाकू रख दिया और कहने लगा कि पेट में मार देंगे। जल्दी से हमने अपना मोबाइल नंबर दे दो और तुम लोगों के पास जितने पैसे और ज्वेलरी है वह सब कुछ हमें दे दो। मैं उन लोगों से कहा कि हमें मरने से डर नहीं लगता। हम तुम लोगों की सच्चाई अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे पता है कि वॉशरूम के अंदर कैमरे लगे हुए हैं ताकि हम लोग वॉशरूम सीट का इस्तेमाल करें या फिर अपने कपड़े चेंज करें तो तुम लोग हमारी वीडियो बना लोगे। मेरी यह बात सुनकर सब लड़के लड़कियां एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और कहने लगे कि तुम सच सच बताओ कौन हो और तुम्हें यह सब कुछ कैसे पता चला।
तुम लोग कोई रिपोर्टर तो नहीं हो, क्योंकि मीडिया वाले भी हम लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। तुम लड़कियों की खैर नहीं, और तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकती। वंदिता ने कहा कि यह तो वक्त बताएगा कि कौन यहाँ से जिंदा जाएगा। वंदिता ने जल्दी से उन लड़की के हाथ पकड़कर मोड़ दिए और उनसे सारे लड़के लड़कियों से लड़ाई करना शुरू कर दिया। वह पुलिस इंस्पेक्टर थी, इसलिए मार तोड़ में बहुत माहिर थी। मैं जल्दी से अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल किया। लगभग 5-10 मिनट तक इसी तरह वंदिता उन लोगों से मारती रही उन लोगों को, और थोड़ी देर बाद पुलिस टीम सिनेमा हॉल में मौजूद थी और उन सब लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और यह लोग समझ गए थे कि उनकी हकीकत समझ गई हूँ, इसलिए इन लोगों ने हमें डराने धमकाने की कोशिश की थी, मगर हम लोग इनके डराने धमकाने से नहीं डरे थे। जबकि वंदिता पुलिस वाली थी, इसलिए उसने अपना टैलेंट वहाँ पर इस्तेमाल किया और इन लोगों की हड्डी पसली एक कर दी। पुलिस ने जब सब लोगों को अरेस्ट कर लिया और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई, तो उन लोगों को जेल में बंद कर दिया। हम लोगों को भी पुलिस स्टेशन आ गए। यह लोग जो अरेस्ट हो चुके थे, लेकिन अब हमारे दिमाग में यह बात घूम रही थी कि यह लड़की जो पकड़ी गई है, इसकी गलती क्या है। इस लड़की का क्या कसूर है जिसे जेल में बंद रखा गया था। वंदिता ने कहा, अब हमारे इस लड़की से पूछताछ करना जरूरी हो गया है। इससे बाकी बातें भी निकलवाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि केस को आगे बढ़ाने के लिए हमें सबूत की ज़रूरत थी। अब वंदिता मुझे लेकर लड़की के पास चली गई। इससे पहले जो कुछ इस लड़की ने मुझे बाकी बात निकलवाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि केस को आगे बढ़ाने के लिए हमें सबूत की ज़रूरत थी। अब वंदिता मुझे लेकर लड़की के पास चली गई। इससे पहले जो मुझे लड़की ने बताया था, वह तो सच में यकीन के काबिल नहीं था। उसने कहा था कि इन लोगों ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताने की कोशिश की तो यह लोग उसे उसके माता पिता को मार डालेंगे। यह लड़की अगर चाहे तो भी इन लोगों के खिलाफ नहीं जा सकती थी। हमने आते ही सबसे पहले इस लड़की को बताया कि हमने सिनेमा हॉल में गलत काम करने वाले लोगों के गैंग को पूरी तरह पकड़ लिया है। यह सुनकर वह हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा कि अब तुम आसानी से हमें सब कुछ बता सकती हो। वह लोग जेल में बंद हैं और तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह लड़की घबरा कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि आप सच कह रही हो मैडम, मैं आपसे विनती करती हूँ कि किसी भी तौर पर मेरे माता पिता को कुछ भी नहीं होना चाहिए। यह लड़की अभी भी बुरी तरह डरी हुई थी। वंदिता ने उसे तसल्ली दी और कहा कि लोगों की हकीकत के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया है। वह लड़की कहने लगी, हम सब फ्रेंड्स मूवी देखने के लिए गए थे, तो एक लड़का हमारे पास आया और कहने लगा, मैडम आपको पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो आपको ला कर देता हूँ। हम लड़कियों ने उसे लड़के को कह दिया जो हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, और उसे पैसे दे दिए। वह लड़का जब कोल्ड ड्रिंक लेकर आया तो अचानक उसका हाथ हिल गया और ट्रे से कोल्ड ड्रिंक गिरकर मेरे कपड़ों पर आ गई। यह सब सुनकर मैं और वंदिता एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उस लड़की ने बताया कि उसके बाद उसने मुझसे कहा, मैडम मुझे माफ़ कर दो, आप एक काम करो, सेकंड फ्लोर पे वॉशरूम है, वहाँ जाकर अपने कपड़े साफ़ कर लो। मैं वहाँ चली गई। लगभग 5 मिनट बाद लाइट जली थी और मैं वॉशरूम के अंदर चली गई। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करने के बाद मैं वॉशरूम सीट इस्तेमाल की और अपनी शर्ट उतारकर उस साफ़ किया।
उसके बाद जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर आई तो लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं सारे मुझे दे दो। और 2-3 लड़के भी खड़े थे, वह लोग मुझे पकड़ लिए अच्छी तरह से, जैसे कि आगे तक ना भाग सकूं। मुझे डर लगने लगा। मैंने उन लोगों से कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और लोगों ने मुझसे कहा कि तुम से कहा ना कि अपना मोबाइल नंबर दे दो और तुम्हारे पास जितने पैसे हैं सारे निकाल के हमें दे दो, और अगर तुमने कोई कीमती ज्वेलरी पहनी हुई है तो वह भी हमें दे दो। मैंने मना किया और कहा कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, तुम लोगों को नहीं दूंगी। तभी अचानक उसमें से एक लड़के ने अपने मोबाइल पर वॉशरूम के अंदर की सारी रिकॉर्डिंग मुझे दिखाई, जैसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं बुरी तरह से डर गई थी। इन लोगों ने कहा कि हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो। मैं बहुत डर गई थी। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उसको सब दे दिए, लेकिन कहा कि तुम्हें यह वीडियो डिलीट करनी होगी। उन लोगों ने कहा तुम्हारी यह वीडियो डिलीट नहीं होगी। उन लोगों ने मुझसे मेरा नंबर ले लिया और उसके बाद मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन लोगों ने वीडियो को डिलीट नहीं किया और कहा कि अगर तुमने किसी को इस बारे में बताया तो हम तुम्हारी फैमिली को जान से मार देंगे। हम लोग बहुत खतरनाक हैं। मैं बहुत डर गई थी। जब मैं अपने घर गई तो मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। रात के टाइम पर मेरे पास एक नंबर से कॉल आई। उस नंबर पर कोई लड़की बोल रही थी। उस लड़की ने कहा कि हम तुम्हारी वीडियो को वायरल कर देंगे, इसलिए आधे घंटे में मेरे भेजे हुए एड्रेस पर 10 लाख रुपए लेकर आ जाओ। मैं डरी हुई थी कि मैं कहाँ से 10 लाख रुपए का इंतज़ाम कर सकूं और किसी तरह से उन लोगों को 10 लाख रुपए डन करूं। इन लोगों को अच्छी तरह से पता था कि मैं एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती हूं। उसके बाद से ही लोगों ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैं अपने घर से पैसे चोरी करती और इन लोगों को दे देती। यह लोग हर दूसरे तीसरे दिन मुझे पैसे मंगवाते और मुझे यही धमकी देते, अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। लेकिन एक दिन इन लोगों ने मुझे एक ऐसा काम करने के लिए कहा जो मेरे लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी मैंने किया। इन लोगों का कहना था कि तुम्हें अपने जैसी और अमीर लड़कियों को सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए लाना होगा और बहाने से उन्हें वॉशरूम में भेजना होगा। अगर तुम ऐसा करती हो तो हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया और किसी को बताने की कोशिश की इसके बारे में तो हम तुम्हारे माता पिता को जान से मार देंगे। याद रखना, अगर गलती से भी तुमने किसी से कुछ भी बता दिया तो तुम्हारे माता पिता को मार देंगे। हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। और यही वजह है कि एमएलए की बेटी जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं एक दिन उसे और न जाने कितनी सारी दोस्तों को वहाँ ले गई और मेरे दोस्त के साथ भी वही हुआ जैसा कि मेरे साथ हुआ था। लेकिन उनमें से कोई भी दोस्त मुझे या मैं उनको अपने बारे में नहीं बता सकती थी, क्योंकि हम सभी लोगों को किसी न किसी तरह से धमकी दी गई थी। हमने इतनी बुरी तरह से ब्लैकमेल किया गया था कि हम आपस में भी एक दूसरे को कुछ नहीं बता सकते थे। अपने इज्जत बचाने के खातिर हम सब दोस्त और बाकी सारी लड़कियां यह सब कुछ कर रहे थे। लेकिन एक दिन एमएलए की बेटी ने जाकर अपने भाई से सब कुछ बता दिया और उसने अपने भाई को मेरा नाम ले दिया कि जिस दिन मेरे साथ यह सब कुछ हुआ था उसी दिन मेरी दोस्त मुझसे वहाँ लेकर गई थी। और फिर उसके बाद से ही उसका भाई मुझ पर शक करने लगा और मुझे घसीटता हुआ आप लोगों के पास लेकर आया है। जब मेरे पेरेंट्स को यह बात पता चली तो उन लोगों ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया क्योंकि मेरे ऊपर चोरी का आरोप लग चुका था। मैं अपने घर से पैसे चुरा कर उन लोगों को दे रही थी। मेरे पेरेंट्स को भी लगा कि मैं गलत संगत में पड़ चुकी हूँ और अपने दोस्त को भी गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर रही हूँ।
और मेरे दोस्तों को भी यही लगा कि शायद मैं इन लोगों के लिए काम करती हूँ, और मेरे पेरेंट्स को भी यही लगा कि मैं चोर बन गई हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बचाया नहीं, और मेरे दोस्त के भाई के हवाले कर दिया कि मेरे घर से अभी तक मेरे जमानत के लिए कोई नहीं आया। यही सब देखकर तो मेरा दिल चाहा कि मैं मर जाऊं। मैं और वंदिता इस लड़की को तसल्ली दी और हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। मैंने कहा कि मैं खुद तुम्हारा केस लड़ूंगी, क्योंकि अब हमारे पास सबूत हैं और तुम्हारे कोर्ट में गवाही देनी होगी। गवाही देने से तुम्हारी सच्चाई भी साबित हो जाएगी और तुम जैसी ना जाने कितनी सारी लड़कियां सामने आ जाएंगी और वह भी तुम्हारे साथ साथ गवाही देंगी, और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैंने उस लड़की से वादा किया कि मैं तुम्हारी जान छुड़वा कर ही रहूँगी। फिलहाल मैंने अपना वादा पूरा किया, क्योंकि जो लड़का इस लड़की को यहाँ पर लेकर आया था उसने भी अपने पक्का वकील किया था। खुशकिस्मती यह थी कि कोर्ट में उस लड़के की बहन ने भी वही बात बताई इस लड़की के साथ जो हुआ था। बाकी लड़कियों ने भी सेम गवाही दी। इसी तरह से हमारा केस सबूतों के गवाहों के बिना पर पक्का हो गया और पूरे गैंग को कड़ी से कड़ी सजा हुई, और आज वह सारे लोग हमेशा के लिए जेल में हैं। वंदिता और मैं उस लड़की को इंसाफ दिलवा चुके थे। हमने उन लोगों का मोबाइल नंबर भी कोर्ट में पेश किया था। वहाँ उन सारी लड़कियों की वीडियो डिलीट कर दी गई और उनके फ़ोन भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और उस गैंग ने यह बात एक्सेप्ट की कि वह लोग गलत काम कर रहे थे और लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूल रहे थे। इन सब बातों से तंग आकर ना जाने कितनी लड़कियों ने सुसाइड कर चुकी हैं, लेकिन इस सब का लीडर सिनेमा हॉल का मालिक था। सिनेमा हॉल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैं आप लोगों से यही विनती करना चाहती हूँ कि आप लोग शॉपिंग मॉल में, सिनेमा हॉल में कहीं पर वॉशरूम या बाथरूम में जाएं तो वहाँ पर सावधानी बरतें। ऐसा ना हो कि आप लोगों के साथ भी यही सब कुछ हो जैसे कि इस कहानी में लड़कियों के साथ हुआ। इसलिए हमेशा अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो यह वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल पे बने रहिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।